शिखर ने अपनी समझबूझ से ज्ञान दादा को मंदिर बनवाने का काम तो दिलवा दिया है, लेकिन शिखर को खुद नहीं पता कि कौन सी अगली मुसीबत उसके लिए तैयार उसके सामने खड़ी है एक नौकर के रूप में। जैसा पांडु ने सोचा था वो खबर पक्की निकली थी। पैसों का बैग देखकर पांडु को बस ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों में किसी ने सोने की चिड़िया ही थमा दी हो। पांडु ने मन में सोचा, अभी आए हुए तो मुझे बस एक दिन भी नहीं हुआ और बिना मेहनत किए मुझे पैसे की जगह भी पता लग गई। आज रात तो इन सेठ लोगों को खुश कर देता हूं ताकि इनका भरोसा जीत सकूं, फिर काम और भी आसान हो जाएगा। तभी शिखर और उसकी मंडली पैसों से भरा बैग उठाकर ज्ञान दादा को सौंप देती है और शिखर कहता है, अब इस पैसे की आपकी जिम्मेदारी है। और इतना सुन ज्ञान दादा पैसा अंदर तिजोरी में रख देते हैं और यहाँ सभी दोस्त पांडु को घर की जिम्मेदारी देकर अपने काम में लग जाते हैं। शाम हो चली है और पांडु ने सबकी पसंद का खाना आज बनाया है। उसके खाने की खुशबू से शिखर बोलता है, तुम्हारे हाथ में सच में मां अन्नपूर्णा बसती है। देखो कैसे तुमने पहले दिन सबका दिल जीत लिया। तभी रवि शिखर की बात को काटते हुए कहता है, पहले खाना खाकर तो देखते हैं, क्या पता हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हो। पकवान और मिठाइयां देखकर शिखर और ज्ञान दादा चौंक उठे। मुझे तो बहुत भूख लगी है, कहकर शिखर अपनी प्लेट में और ज्ञान दादा की प्लेट में खाना परोसता है। और तभी रवि पांडु से पूछता है, क्या रोज ही तुम इतना सारा बढ़िया खाना बनाओगे? ये आज कोई खास बात है? रवि की सवालिया नजर देखकर पांडु को लगता है कि जैसे उस पर उसे शक हो गया हो। पांडु अपने सर से पसीना पोंछते हुए कहता है, सरकार, आपने मुझे काम दिलवाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं तो मैं एक अनाथ, आपके एहसान के आगे ये सब कुछ नहीं है। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। और इतना कहकर पांडु झूठ मूठ का आंसू बहाने लगता है। शिखर रवि को आंखें दिखाता है मानो उसे कुछ कहने के लिए मना कर रहा हो। पांडु कुछ देर वहीं खड़ा सबको देखता है और फिर मजाक में पांडु कहता है, जैसे नई दुल्हन ससुराल में पहली रसोई में अच्छे पकवान बनाती है, वैसे ही मैंने सोचा कि बढ़िया खाना बना के घर पे सबका दिल जीत लिया जाए। ये कहते हुए पांडु वहां रखा रेडियो चला देता है और अपना डांस सबको दिखाता है। सभी उसकी भोली हरकत को देख हंसने लगते हैं। देर रात हो जाती है और सभी सोने अपने अपने रूम में जाते हैं। सभी अपनी नींद में सोए पड़े हैं। तभी रात के काल में पांडु उठता है और ज्ञान दादा के कमरे में जाता है। उसे ये नहीं पता था कि ज्ञान दादा अपनी तिजोरी की चाबी कहां रखते हैं। उसने अपने मन में एक क्षण के लिए सोचा कि क्या ये करना सही है। फिर उसने सारा कमरा दबे पांव छान मारा और उसे चाबी दादा के तकिए के नीचे मिल गई। बहुत ही सावधानी से उसने बैग उठाया और उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। दूर तक सड़क पर तेज कदमों से वो आगे बढ़ता गया। फिर उसने जाकर एक बड़े से घर का दरवाजा नॉक किया। दरवाजे के सामने उसे गांव का मुखिया खड़ा दिखा। मुखिया ने उसे घर के अंदर दाखिल किया और कहा, अच्छा किया, सही वक्त पे काम हो गया, वरना उस शिखर का भरोसा नहीं है। इतना कहकर जैसे ही मुखिया ने वो बैग खोला, उन्होंने देखा कि उस बैग में कपड़े और कुछ किताबें पड़ी है। ये देखकर पांडु और मुखिया हैरान हो गए। मुखिया ने पांडु का शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में पूछा, ये क्या मजाक है? तूने अपने मालिक से चालाकी दिखाने की जरूरत कैसे की? पांडु ने रोते हुए बोला, मुझे लगता है गलती हो गई मालिक, दूसरा बैग उठा लाए हैं हम। मालिक माफ कर दे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुखिया ने पांडु का कॉलर छोड़ते हुए कहा, अगर कल रात तक मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो समझ जाना कि हमारा ये काम नामुमकिन है। वो शिखर दिखता कोई और है, लेकिन है कोई बहुत बड़ा आदमी। मुझे यकीन है इस पैसे की चोरी के बाद वो जरूर अपना असली रूप दिखाएगा। इतना कहकर मुखिया पांडु को भेज देता है। अगली सुबह शिखर को फोन आता है हॉस्पिटल से। जी क्या आप शिखर बात कर रहे हैं? फोन की दूसरी ओर से कोई पूछता है। नींद में पड़ा हुआ शिखर कहता है, जी हाँ बताएं। शिखर को हॉस्पिटल से आए हुए कॉल पे रिसेप्शनिस्ट बताती है, कल रात ताई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उनका आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन से पहले जो फॉर्मेलिटी है उसे आकर पूरा कर लें। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट फोन रख देती है।
शिखर जल्दी से सबको इकट्ठा करके ये बताता है। ज्ञान दादा ये सुनते सबसे कहते हैं, हॉस्पिटल पहुंचकर सारे कागज तैयार कराओ शिखर, मैं पैसे लेकर आता हूं। और सभी तैयार होकर हॉस्पिटल निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही शिखर ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल डॉक्टर को देता है और सारी तैयारी शुरू हो जाती है। इधर ज्ञान दादा पैसे लेकर बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी पांडु सब्जी का थैला लिए घर में दाखिल होता है। अरे मालिक, इतनी सुबह कहां जा रहे हैं? पांडु पूछता है। ज्ञान दादा पांडु को सारी कहानी बताकर निकल जाते हैं। पांडु मन में सोचता है, अच्छा हुआ खुद चले गए, वरना मुझे सभी को नींद की दवाई देकर अपना काम करना पड़ता। यह कहकर पांडु घर के अंदर जाता है और सभी कमरे की तलाशी लेने लगता है। इधर डॉक्टर शिखर को बताते हैं, देखिए मिस्टर शिखर, ऑपरेशन लगभग घंटों चलेगा। हो सकता है कि उनकी जान को भी इसमें खतरा हो, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके कहे मुताबिक मैंने सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को यहां बुला लिया है। शिखर उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, मुझे आप सभी डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा है, आप ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। इतना कहकर शिखर और डॉक्टर हाथ मिलाते हैं। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और ताई का ऑपरेशन भी ठीक से हो चुका है। पूरे 2 दिन से शिखर और मंडली हॉस्पिटल से हिले भी नहीं है, लेकिन आज ताई को डॉक्टर डिस्चार्ज देने वाले हैं। इस खुशी में शिखर और मंडली फैसला करते हैं कि वो लोग ताई के स्वागत में एक पार्टी घर पर रखेंगे। शिखर रवि और बबीता को घर भेजता है। तुम दोनों घर जाओ और ध्यान रहे जैसा मैंने बोला है वैसी तैयारी करना। ताई के पसंद का खाना पांडु को कहना आज बनाने को, और कोई कमी मत रखना। मैं और शीना शाम को ताई को लेकर घर आएंगे। रवि शिखर को टोकते हुए कहता है, अरे यार, वो हमारी भी उतनी ताई लगती है, तो चिंता मत कर, सब सही से हो जाएगा। और शीना उन दोनों की बात सुन हंसती है। फिर शिखर और शीना ताई से मिलने ताई के रूम में जाते हैं। शाम हो जाती है और पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी है। बबीता और रवि ने ताई के आने की खुशी में पूरे घर को लाइट से सजा दिया है और उन्होंने गांव के कुछ लोगों को भी ताई की वेलकम पार्टी में बुलाया है। पूरा गांव आज ताई के लिए उनका प्यार देखकर खुश है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये 4 अजनबी लोग ताई के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं शिखर और उनके दोस्त पे यकीन होने लगता है। वो इतना तो समझ गए हैं कि शिखर कोई लालची इंसान नहीं है। आज गांव वालों को भोज पर बुलाकर शिखर ने उन सबका सम्मान अदा किया है। तभी ताई और ज्ञान दादा घर में प्रवेश लेते हैं। बबीता उनका आरती की थाली से स्वागत करती है। फिर ताई ये नजारा देखकर शिखर को गले लगा लेती है और उनकी आंखों के आंसू शिखर और ज्ञान दादा दोनों पहुंचते हैं। ये देखकर ताई फिर सबके सामने ज्ञान दादा के पैर छूने लगती है और पूरे गांव के सामने कहती है, मुझे यकीन था एक दिन मैं अपने पति को वापस पालूंगी, उस सम्मान के साथ जिस सम्मान से वो मुझे यहां इस घर में शादी करके लाए थे। यह सुन पूरा गांव तालियों से ताई की बात पर सहमति जताता है। फिर सभी डांस, खाना और मौज में लग जाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर जाते हैं और ताई भी दवा लेकर सोने चली जाती है। पांडु सभी के जाने के बाद खाना खाने जैसे बैठता है, शिखर उसे ताई का ख्याल रखने की बात करता है। हो सके तो तुम आज रात ताई के कमरे में रहना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसका इनाम मैं तुम्हें अलग से दूंगा। पांडु शिखर की बात सुन हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसके चेहरे पर एक हंसी है, मानो जैसे वो इस बात के सुनने के इंतजार में हो। देर रात लगभग 2 बजे जब सभी गहरी नींद में हैं, पांडु चुपके से उठता है, जो ताई के कमरे के बाहर ही चटाई पर सो रहा होता है। वो उठ के किचन की ओर चला जाता है और चावल की एक बोरी से फोन निकालता है और किसी को फोन लगाता है। वो फोन पे कहता है, मेरा काम हो चुका है, मैंने पैसे आपके कहे मुताबिक आपके घर पे भिजवा दिए हैं। अब मेरे यहाँ से निकलने का समय हो गया, ताकि मुझे कोई देखे ना। मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अगली ट्रेन से अपने घर जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। फिर वो फोन रख जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो अपने सामने रवि को देखकर सहम जाता है। पांडु रवि को देख रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, माफ करता साहब, गलती हो गई। रवि उसकी बात नहीं सुनता है और वो वापस मुड़कर अपने कमरे की ओर जाता है। दरअसल रवि नींद में चलता हुआ किचन तक आ पहुंचा था। पांडु को यह बात समझ आ जाती है और वो चुपके से अपने बिस्तर पर आ जाता है और सोने की एक्टिंग करता है।
लगभग आधे घंटे बाद पांडु अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाने लगता है। घर के गेट के खुलने की आवाज से शिखर की नींद टूट जाती है और वो बाहर आकर चेक करता है तो उसे गेट खुला हुआ दिखता है। शिखर सोचता है शायद गलती से पांडु गेट पे ताला लगाना भूल गया होगा। फिर वो गेट पर ताला लगाकर चाबी लिए अपने कमरे में जाता है। पांडु वही आंगन में पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब देख रहा है और वो खुद से कहता है, अरे बुरे फंसे, लगता है मालिक को बताना पड़ेगा। पांडु जैसे ही मुखिया को बताने के लिए फोन लगाता है, उसे खुद मुखिया का फोन आ जाता है। अगली सुबह सब जल्दी उठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी पांडु को आवाज लगा रहे हैं, लेकिन पांडु कहीं दिखाई नहीं देता। सभी सोचते हैं कि शायद वो बाहर सब्जी लाने गया होगा। शिखर कल रात की हुई वारदात के बारे में बताता है कि कैसे उसने गेट पे ताला खुला हुआ देखा था। बबीता शिखर की बातें सुन हैरान हो जाती है और पूछती है, लगभग कितने बजे होंगे? शिखर अनुमान से कहता है शायद 3 बजे होंगे। बबीता हंसते हुए कहती है, ये हरकत रवि की होगी, देर रात यही नींद में चलता है। इसे देखकर तो कई बार मैं और शीना डर गए हैं। रवि चिढ़ते हुए कहता है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है। हम नींद की प्रॉब्लम कुछ भी करा सकती है। तभी ताई और शीना सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। शिखर ताई के हाथ में चाय की ट्रे देखकर गुस्से से कहता है, आपको किसने कहा? पांडु है ना घर के काम के लिए। शीना ये सुनकर कहती है, मैं और ताई सुबह 5 बजे से जगे हैं। हमें तो यहाँ पांडु कहीं नजर नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा आज का नाश्ता मैं बना दूं। ताई की दवाई का भी टाइम हो गया था। चिंता मत करो, ताई ने बस मेरा हौसला बढ़ाया है। ये नाश्ता मैंने बनाया है। शिखर शीना को थैंक्स बोलकर चाय और नाश्ते का प्लेट टेबल पर रखता है। ताई चाय और नाश्ता सबको परोसती है। तभी अचानक से ज्ञान दादा के कमरे से रखा सामान फेंकने की आवाज आती है, मानो जैसे कुछ खलबली मच गई हो। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। ताई कहती है, मैं देख कर आती हूं। ताई अपनी चेयर से उठने को होती है कि ज्ञान दादा दौड़कर बाहर आंगन में आ जाते हैं और उनके चेहरे पर उदासी देखकर शिखर उनसे पूछता है, क्या हुआ आपको दादा, सब ठीक तो है? ज्ञान दादा कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुन वहां बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे ज्ञान दादा परेशान हो गए? क्या पांडु अभी भी घर पर छुपा हुआ है या फिर वो भाग चुका है? कैसे संभालेगा शिखर इस सिचुएशन को? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी।